यहाँ हम देखते हैं अब शेड्यूल टी, यहाँ पे है शेड्यूल टी। तो शेड्यूल टी क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। भाई आप लोगों को पता है जो एलोपैथिक मेडिसिन या सिंथेटिक मेडिसिन या केमिकल मेडिसिन जो होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो किस शेड्यूल में आता है? कौन बताएगा? भाई जो एक्सेप्ट आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन, जो अदर मेडिसिन हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसका जो शेड्यूल है वो कौन सा शेड्यूल है? हाँ भाई, कौन सा शेड्यूल है भाई वो? इमलाक सर शायद शेड्यूल एम है सर। शेड्यूल एम है ना? शेड्यूल एम है। शेड्यूल एम सर। शेड्यूल एम में भी तीन पार्ट हैं, शेड्यूल M1, M2 एंड M3। ठीक है, शेड्यूल M1 एंड M1, M2 एंड M3। यस सर। तो उसमें हम पढ़ते हैं ये चीज। लेकिन जो ASU मेडिसिन हैं उनके लिए जो शेड्यूल है वो है आपका शेड्यूल टी। ASU आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन के लिए शेड्यूल क्या है? शेड्यूल टी है। ठीक है जी। तो आगे हम देखते हैं कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन की, दे आर इन्वॉल्वड इन शेड्यूल टी। अगर क्वेश्चन आता है आपके कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप जीपैट वगैरह भी देते हो या कोई, जो अब सिलेबस चेंज हुआ है PCI का, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका भी पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। ठीक है नहीं? पहले क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का आते थे और अब क्वेश्चन जो है थोड़े से अलग आएंगे, इसलिए क्योंकि सिलेबस भी काफी कवर होता है इसमें। ठीक है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन शेड्यूल टी। यहाँ क्या है? द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP कहते हैं, आर प्रेस्क्राइब्ड एज फॉलोज इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इंश्योर दैट पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में तो है आपका जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसका फैक्ट्री प्रेमाइसिस कैसा होना चाहिए, स्टाफ का के लिए क्या है, ठीक है, और क्या क्वालिटी कंट्रोल है, ये सब चीजें उसमें है। और पार्ट 2 में जो है आपका आता है ये सारा मशीनरी वगैरह, मशीन एंड इक्विपमेंट्स वगैरह। हालांकि इस टॉपिक को पढ़ाने में हमें कम से कम 2-3 लेक्चर लगेंगे। आज थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो ये क्या है कि 1 मिनट भाई, फोन आया नहीं आया बीच में से? इसमें लोग बहुत कम है यार हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है इसमें कि रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स आर ऑथेंटिक, ऑफ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड आर फ्री ऑफ कंटामिनेशन। एक चीज तो ये देख, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में सबसे पहले चीज क्या देखनी है कि जो भी रॉ मटेरियल यूज हम कर रहे हैं, जो भी कच्चा माल इसमें यूज हो रहा है ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिक होना चाहिए कि कहाँ से आया है, ठीक है जी, किस क्या सोर्स क्या है उसका, ठीक है, कहाँ से कल्टीवेशन हुआ है, क्या इसको पैरामीटर दिए गए हैं, ठीक है, और उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि उसके प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होना चाहिए, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तीनों चीजें इसमें जरूरी है, क्योंकि जब ये चीजें होंगी तभी हमें सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन मिल पाएगी। तो हमारा पर्पस क्या है? सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना। और उसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जो रॉ मटेरियल है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए क्वालिटी वाइज उसका जो है सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए उसके। और दूसरा ये है कि इसका कोई कंटामिनेशन उसमें ना हो। दूसरी चीज इसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, manufacturing process is as has been prescribed to maintain the standards। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो यूज किया गया है उसमें वो भी जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं बुक्स में जो है उन बुक्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है नहीं? जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी है वो बुक्स को
क्योंकि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो दो चीज हुई यहाँ पे, एक चीज तो ये हुआ कि जो भी रॉ मटेरियल है, एक बीच में फोन आ जाता है ना, सबका खराब हो जाता है। ठीक है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी एक बिल्कुल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी का उसमें जो होना प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, भी स्टैंडर्ड्स जो हैं। तीसरी चीज है जो एडुकेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्ड और अडॉप्टेड, जो इन प्रोसेस कंट्रोल जो प्रोसेस चल रहा होता है उसमें, और जो है ये सब जो क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस जो है वो पूरा उसमें होना चाहिए इसमें। ठीक है, आप लोगों ने अगर ट्रेनिंग की हो फार्मा इंडस्ट्री में तो आपने देखा होगा वो क्या करते हैं कि इन प्रोसेस कंट्रोल, जैसे ही ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है तो वहां पे क्या है कि इन प्रोसेस कंट्रोल होता है, टाइम टाइम पर जाकर के उसको चेक किया जाता है। ठीक है, नहीं 1 मिनट यार जरा, इसका फोन आ रहा है। ठीक है जी, और चौथा जो पार्ट है इसमें, फोर्थ पार्ट में है द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग विच इज रिलीज्ड फॉर सेल इज ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। अब जो भी, अब सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल देखा, फिर हमने जो है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया और जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड में यूज़ किए उन्हें बनाने के लिए हमने इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल वगैरह हमने यूज़ किया। अब जो ड्रग बनी, जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है, वो जो है जो सेल के लिए रिलीज कर रहे हैं वो भी एक्सेप्टेबल क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके बाद भी इसको चेक करना जरूरी है कि इसमें कुछ ऐसी है ना। तो नेक्स्ट है नंबर 5 में क्या है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लिस्टेड अबव। हम 4 चीजें देखी हमने, क्या पहली चीज है रॉ मटेरियल, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी क्वालिटी, और उसका जो है कंटामिनेशन, लैक ऑफ कंटामिनेशन। दूसरा हमने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उसके स्टैंडर्ड्स। नंबर 3 जो भी क्वालिटी कंट्रोल, वो उसको चेकिंग जो है उसकी। नंबर 4 जो ड्रग जो मैन्युफैक्चर हुआ उसको जो सेल के लिए जो रिलीज करने से पहले उसको एक्सेप्टेबल क्वालिटी चेक करना। तो इन सबको जो है अचीव करने के लिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स listed above, each licensee shall evolve methodology and procedures for the following the prescribed process of manufacture of drugs, which should be documented as a manual and kept for reference and inspection। इनको करने के क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है कि जो जो मेथोडोलॉजी जो इन्वॉल्व की है, हमने जो यूज की है, तो लाइसेंसी के लिए क्या जरूरी है कि इन सभी पैरामीटर्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रिटन डॉक्यूमेंटेशन रखना उसके लिए जरूरी है। उसको संभाल के रखे जिससे कि तो आगे रेफरेंस के लिए भी काम आए, और अगर कोई कंपनी में इंस्पेक्शन होता है तो उस इंस्पेक्शन के दौरान उनको प्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, ये सारे काम करना जरूरी है। हाउ एवर अंडर IMCC Act 1970, registered Vaidya, Siddhas and Hakims who prepare medicine of their own to dispense to their patients and not selling such drugs in the market are exempted from the purview of GMP। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, कोई वैद्य हैं, सिद्धास हैं और हकीम हैं, ये अगर अपने पेशेंट्स के लिए स्मॉल क्वांटिटी में कोई दवाई या मेडिसिन बनाते हैं तो ये सारे प्रोविजंस उनके लिए एग्जेम्प्टेड हैं, उनको इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ठीक है, तो अभी इसमें जो है अब आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर ASU मेडिसिन।
अब यहाँ से शुरू होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। क्या क्या है भाई? सबसे पहली चीज है इसमें फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जो प्रीमाइसेस कहते हैं बिल्डिंग, प्रीमाइसेस कहते हैं इसको बिल्डिंग को। फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए? तो द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर, भाई जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके पास जो है एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, जैसे कि रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल। रिसीविंग क्या? रॉ मटेरियल को रिसीव करने के लिए और जो है उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर उसके पास स्पेस होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है इसमें? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरियाज। तीसरी चीज है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी वो होना चाहिए। दूसरा कहाँ पे? प्रोडक्शन एरिया भी हम कह सकते हैं, प्रोडक्शन एरिया। ठीक है, एक तो स्टोरेज स्टोर है ना, और दूसरा प्रोडक्शन एरिया, तीसरा क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल एक लैब होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और चौथा इसमें फिनिश्ड गुड स्टोर। फिनिश्ड, जब मेडिसिन बन जाएंगी, मेडिसिन बनने के बाद उनको कहाँ रखा जाएगा उसके लिए एक अलग स्टोर उसके लिए होना चाहिए। पांचवा इसमें है ऑफिस, और नंबर 6 इसमें है रिजेक्टेड गुड्स और ड्रग स्टोर। जो मटेरियल जो रिजेक्टेड है उसके लिए अलग से प्रीमाइसेस में एक स्टोर होना चाहिए। समझ में आई भाई? ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या है फैक्ट्री की। जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या है फैक्ट्री की? सबसे पहले है कि लोकेशन एंड सराउंडिंग्स। लोकेशन कैसी होनी चाहिए सबसे? The factory building for manufacture for Ayurveda, Siddha and Unani medicines shall be so situated and shall have such construction as to avoid contamination from open sewerage, drain, public lavatory, for any factory which produce disagreeable or an obnoxious odor or fumes or excessive soot, dust or smoke। जाहिर सी बात है फैक्ट्री की ऐसी जगह सिचुएशन होनी चाहिए जहां पे कंटामिनेशन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो, कंटामिनेशन ना हो, कोई इस तरह की स्मेल, कोई इस तरह डिसएग्रीबल या कोई डिसएग्रीबल या ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर या फ्यूम्स वगैरह ना हो, वहां पे ये होना चाहिए बिल्कुल अलग से अलग एरिया में। और जिससे कि कोई किसी प्रॉपर किसी ड्रेनेज से या किसी सीवरेज से वगैरह से कहीं से भी से उसमें कोई कंटामिनेशन उसमें ना होने पाए। ठीक है, तो ये लोकेशन होनी चाहिए सबसे पहली चीज। सबसे पहली चीज लोकेशन एंड सराउंडिंग। दूसरी चीज है बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए? बिल्डिंग में क्या है? द बिल्डिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री शैल बी सच एज टू परमिट प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। जाहिर सी बात है कि जो बिल्डिंग जो है एक तो ऐसी जगह ऐसा होना चाहिए कि जो इसमें प्रोडक्शन एरिया है या प्रोडक्शन ऑफ ड्रग हम कर रहे हैं वो हाइजीनिक बिल्कुल साफ सफाई वाली कंडीशन में हो सकें। एंड शुड बी फ्री फ्रॉम कॉबवेब्स एंड इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, जो है और इसमें रोडेंट्स वगैरह ये चूहे पुए और ये इंसेक्ट्स वगैरह ये इसमें ना आने पाए। ठीक है, दूसरा इसमें इट शुड हैव एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन। इसमें जो है एडिक्वेट लाइट का और वेंटिलेशन का प्रॉपर जो है अरेंजमेंट इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो है द फ्लोर एंड वॉल्स शुड नॉट बी डैम्प और मॉइस्ट। कोई मॉइस्चर कोई सीलन वगैरह फ्लोर्स पे वॉल्स पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीलन होगा तो जो है मॉइस्चर होगा तो क्या होगा? कंटामिनेशन बढ़ेगा, माइक्रोबियल कंटामिनेशन बढ़ेगा, और माइक्रोबियल कंटामिनेशन बढ़ेगा तो ड्रग्स जो होगी वो हमारी वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी की नहीं होगी। देन premises used for manufacturing, processing, packaging and labeling will be in conformity with the provisions of the Factory Act। जो फैक्ट्री एक्ट जो है अलग से फैक्ट्री एक्ट है उसमें दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा होना चाहिए, प्रोसेसिंग एरिया कैसा होना चाहिए, पैकेजिंग एरिया कैसा होना चाहिए, लेबलिंग एरिया कैसा होना चाहिए। उन सबकी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमें वो प्रमाइसिस में वो सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे इट शेल बी लोकेटेड सो एज टू बी। अब यहाँ पे ये चीज़ तो इसमें होनी चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, कंटामिनेशन ना हो। ठीक है जी, और प्रोडक्शन एरिया प्रोसेसिंग एरिया सब ठीक ठाक हो, बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन में हो, साफ सफाई वाला हो। ये सब चीज़ देखने के बाद में क्या है कि क्या होना चाहिए कि नंबर 1 इज compatible with other manufacturing operations that may be carried out in the same or adjacent premises। जो अगर कोई और भी कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अपनी ही कंपनी की जो है सेम उसी बिल्डिंग में या कोई एडजेसेंट कोई आसपास की बिल्डिंग में,
तो उसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए उसको, ठीक है। दूसरा इसमें है कि adequately provided with working space to allow orderly and logical placement of equipment and material to avoid the risk of mix up between different drugs or components thereof, and control the possibility of cross contamination by any other drugs or substances, and avoid the risk of omission of any manufacturing or control step. अब जाहिर सी बात इसमें भी क्या है अभी कि इतना स्पेस होना चाहिए, वर्किंग स्पेस इतना होना चाहिए कि जो इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल है, उनको लॉजिकली प्लेस किया जा सके, उनको अलग अलग जगह होनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि वो कोई मिक्सअप ना हो आपस में, वो डिफरेंट ड्रग्स का, डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में मिक्सअप ना हो, और या कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। तो ठीक है, उसके लिए जो है बिल्कुल प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और जो मटेरियल है या इक्विपमेंट्स हैं वो अपनी अलग अलग प्लेस पे रखे होने चाहिए। नंबर 3, डिजाइंड, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड, जो अब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री प्रीमाइसेस की, जो बिल्डिंग के बारे में बात हम कर रहे हैं। डिजाइंड, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, इस तरह कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए, या इस तरह से मेंटेन होनी चाहिए कि इसमें से कोई इंसेक्ट्स या रोडेंट्स, चूहे वगैरह इसमें ना घुस पाए। इंटीरियर सरफेस, वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स shall be smooth and free from cracks and permit easy cleaning and disinfection। भाई जो छतें हैं या कि जो फर्श है, दीवारें हैं, वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, और कोई क्रैक वगैरह, कोई टूटे फूटे ना हो उसमें, और जो और ऐसा भी हो जिससे उनको, उनके सरफेस को जो है इजीली क्लीन किया जा सके, उसको डिसइंफेक्ट किया जा सके। The walls of the room in which the manufacturing operation are carried out shall be impervious to and be capable of being kept clean। भाई जो walls को, जो रूम हमको ऐसी होनी चाहिए कि वो क्लीन, इनको क्लीन रखा जा सके। The flooring shall be smooth and even and shall be such as not permit retention or accumulation of dust or waste products। भाई फ्लोरिंग, जो फर्स्ट फर्श है, वो भी ऐसा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, और जिससे कि इसमें जो डस्ट वगैरह या जमा ना हो सके, वेस्ट वगैरह उसमें जो है ना हो सके, ठीक है। ये सब हुए। नंबर नेक्स्ट इसमें है कि प्रोवाइडेड विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द प्रोसेसिंग एरिया। जब प्रोसेसिंग एरिया है, यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया हो रहा है, तो वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे कैसा प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि जो है जो वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर्ली, जो भी वो प्रॉपर्ली ड्रेन हो सके। तो सैनिटरी फिटिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया शैल बी प्रॉपर एंड सेफ। अब जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं, वो वाटर की जो सप्लाई है ना, और दूसरा इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स वगैरह, ये बिल्कुल प्रॉपर और सेफ होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें फर्नेस और भट्टी सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे भट्टी बहुत यूज होती है, काले वाले जो एक्सट्रैक्शन वगैरह भी होते हैं इन सब चीज़ों में। तो यहाँ तो इसमें फर्नेस और भट्टी सेक्शन could be covered with the tin roof and proper ventilation। तो भट्टी जो सेक्शन है वो भी बिल्कुल टिन वगैरह से, टिन रूफ से उसको भी कवर होना चाहिए, और वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर होना चाहिए। बट सफिशिएंट केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड डस्ट। हाँ, लेकिन जो है जिससे कि मक्खियाँ ना आए और डस्ट ना आए, उसके लिए भी जो है सफिशिएंट केयर उसमें होना चाहिए। ऐसा ना हो पता से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ये सब चीज़ें देखना जरूरी है। आप देखो बहुत इजी है, एक बार पढ़ोगे तो आप खुद ही इसको लिख पाओगे। नेक्स्ट इसमें है नंबर 6, देयर शुड बी फायर सेफ्टी मेजर एंड प्रॉपर एग्जिट शुड बी देयर। एक तो फायर सेफ्टी मेजर होना चाहिए, और एग्जिट भी प्रॉपर इसमें होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें ड्राइंग स्पेस। समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है फायर सेफ्टी हो गई। नेक्स्ट ड्राइंग स्पेस। ड्राइंग स्पेस में क्या है भाई, दे शुड बी सेपरेट स्पेस फॉर ड्राइंग ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोसेस मेडिसिन और मेडिसिन विच रिक्वायर ड्राइंग बिफोर पैकिंग। अब वो है जो रॉ मटेरियल है, या इन जो मेडिसिन प्रोसेस हैं उनको ड्राई करने के लिए, या मेडिसिन को कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग के बाद में अगर, या पैकिंग से पहले उसको ड्राई करने की नीड होती है, तो उनके लिए अलग अलग स्पेस होना चाहिए।
ठीक है नहीं, ऐसा ना हो पता लगा कि जो रॉ मटेरियल है उसी में सब कुछ ऐसा सारे काम कर रहे हैं, उससे क्या हुआ फिर कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो देयर शुड बी a separate space for drying of raw material in process medicine or medicine which require drying before packing. So this space will be protected from flies, insects, dust. अब यहाँ भी क्या है, जो ड्राइंग स्पेस है, ड्राइंग एरिया है, वो वहाँ पे वो मक्खियों से और इंसेक्ट्स से, कीड़े मकोड़ों से और डस्ट फ्री होना चाहिए। और भाई प्रॉपर फ्लोरिंग, वायर मैश, विंडो ग्लास पैनल और अदर मटेरियल ये बिल्कुल फिट होने चाहिए इस पे। जाली होनी चाहिए लोहे की, जो जाली जैसे वायर मैश, जिससे कि वो है ना विंडो वायर मैश विंडो होनी चाहिए, इससे मच्छर मक्खी इसमें ना आ पाए। ठीक है, और ग्लास पैनल लगे होने चाहिए जगह जगह उसकी लाइटनिंग के लिए, है ना। और ठीक है, ये सब हुआ, ये सब हुआ किसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में। ये सब हुआ आपका बिल्डिंग के बारे में। तो हमने दो चीजें पढ़ी अभी तक, लोकेशन में सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए जनरल रिक्वायरमेंट्स में, दूसरा बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में ये काफी कुछ हो गया। अब आगे हम आते हैं वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई कैसी हो, द वाटर यूज इन मैन्युफैक्चर शैल बी प्योर एंड पोर्टेबल क्वालिटी। वाटर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए और पोर्टेबल क्वालिटी का होना चाहिए। एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग द प्रीमाइसेस शैल बी मेड, है ना। तो वॉशिंग के लिए भी जो है, अगर जो पॉट्स हैं या जो कंटेनर्स हैं उनको वॉश करने के लिए भी एडिक्वेट प्रोविजन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। अब कैसे इसमें करेंगे भाई, डिस्पोजल क्या होना चाहिए कि फ्रॉम द मैन्युफैक्चर सेक्शन एंड लेबोरेटरीज द वेस्ट वाटर एंड रेसिड्यूज which might be prejudicial to the workers or public health shall be disposed of। भाई जाहिर सी जो वेस्ट है जिसे जिसकी वजह से वर्कर्स को, जो लेबर है या काम पर जो वर्कर्स हैं या स्टाफ है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसके डिस्पोजल का अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट उसमें होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें कंटेनर्स क्लीनिंग, हमने हाल ही कंटेनर्स क्लीनिंग को डिस्कस कर चुके हैं। तो इन फैक्ट्रीज वेयर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कंटेनर्स सच एज ग्लास बॉटल, वायल्स, jars are conducted, there shall be adequate arrangement separated from the manufacturing operation for washing, cleaning and drying of such containers। ठीक है, तो अब इनको क्या है कि इनके लिए भी जो है तो जो भी बॉटल्स हैं, वायल्स हैं, जार्स हैं, ठीक है, जो भी यूज होते हैं ये कंटेनर्स, तो इनको जो है जो वॉशिंग करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए और ड्राइंग करने के लिए ऐसे कंटेनर्स को एक सेपरेट स्पेस इसमें होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोर, स्टोर कैसे होना चाहिए भाई, स्टोर क्या है भाई, भाई नेक्स्ट कौन आया है, अमन वर्मा। अमन वर्मा, यस सर। और कौन आया अभी नया, आदिल खान। चलिए आगे चलते हैं। स्टोर, अब आते हैं स्टोर पे। स्टोर कैसा होना चाहिए, स्टोरेज शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन एंड शैल बी फ्री फ्रॉम डैम्पनेस। ये स्टोर में क्या है कि कोई मॉइस्चर, कोई सीलन टाइप की कुछ ये ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर स्टोर जो मटेरियल है अगर वहाँ सीलन होगी, वहाँ अगर मॉइस्चर होगा तो सारा मटेरियल कंटामिनेटेड हो जाएगा, वहाँ की कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इट शुड प्रोवाइड independent adequate space for storage for different types of material such as raw material, packaging material and finished products। अब स्टोर भी अलग अलग इसमें होने चाहिए भाई, जो रॉ मटेरियल है उसके लिए अलग स्टोर होना चाहिए, जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके लिए अलग होना चाहिए बिल्कुल, और जो फिनिश्ड है उसके लिए अलग स्पेस होना चाहिए स्टोर में। ठीक है, आगे आते हैं हम रॉ मटेरियल पे आते हैं। रॉ मटेरियल भाई, रॉ मटेरियल का भी एक जो हमने पहले हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक क्वालिटी का होना चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए और प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी का होना चाहिए, और ले वो जो है वो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग विल बी स्टोर्ड इन द रॉ मटेरियल स्टोर। सबसे पहली बात तो ये कि जितना भी रॉ मटेरियल आएगा वो रॉ मटेरियल स्टोर में जो है वो जो स्टोर होगा। के बाद में द मैन्युफैक्चर
based on the experience and the characteristic of the particular raw material used in Ayurveda, Siddha, and Unani medicine system shall decide the use of appropriate container which would protect the quality of raw material as well as prevent it from damage due to dampness, microbial contamination, microbial contamination, uh, or rodent and insect infestation, etc. भाई जो रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है जो इसमें यूज होती है ये मेडिसिन में, तो उनको में जो भी यूज करना है उसको एक अप्रोप्रिएट कंटेनर उसमें यूज करने हैं, अप्रोप्रिएट कंटेनर यूज करने हैं उसमें, जिससे कि रॉ मटेरियल में कोई कंटामिनेशन ना हो पाए, उसमें कोई रोडेंट्स इंसेक्ट इन्फेस्टेशन ना हो पाए, चूहे वगैरह ना घुस पाए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, ये सबका उसमें ध्यान रखना। अगर इफ सर्टेन रॉ मटेरियल रिक्वायर such controlled environment condition, if certain raw material requires such controlled environment conditions, the raw material store may be subdivided with proper enclosures to provide such conditions by suitable cabinization. भाई अगर किसी रॉ मटेरियल को अलग अलग कंडीशन आपको देनी है, कुछ सर्टेन मटेरियल के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनको क्या है, उनको सब डिवाइड करेंगे, उसमें वो उनको सब डिवाइड किया जा सकता है, उनके ऊपर लेबलिंग करके सब डिवाइड करके उनको रखा जाएगा फिर सिटिबल कैबिनेट्स में, ठीक है। while designing such containers of boards for areas in the raw material store, care may be taken to handle the following different categories of raw material. अब जब हम जो है इनको अलग अलग करेंगे या उनको स्टोर करेंगे, तो अलग अलग टाइप के जो रॉ मटेरियल हैं उनके लिए अलग अलग से उनको केयर करनी पड़ेगी। जैसे अलग अलग रॉ मटेरियल क्या क्या है भाई, जैसे आपका जो रॉ मटेरियल ऑफ मेटेलिक ऑरिजिन, या रॉ मटेरियल को अगर कोई रॉ मटेरियल मेटेलिक ऑरिजिन है का है तो उसके लिए अलग प्रोविजन होंगे। अगर कोई मिनरल ऑरिजिन है, एनिमल सोर्स है, या फ्रेश हर्ब्स हैं, या प्लांट पार्ट्स हैं, ड्राइड हर्ब है, या एक्सिपिएंट्स हैं, या वोलेटाइल ऑयल्स हैं, या परफ्यूम एंड फ्लावर्स हैं, या प्लांट कंसंट्रेट्स या एक्सट्रैक्ट्स या एजिटेट्स या रेजिन्स वगैरह हैं, तो इनके लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं, अलग अलग उनके लिए जो ट्रीटमेंट होगा और उनका स्टोर करने के लिए, ठीक है नहीं। तो ये रॉ मटेरियल को जो है उनको अलग अलग उनके अलग अलग कैबिनेट्स होंगे, वहाँ उनको ये रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब हुआ आपका रॉ मटेरियल के बारे में। अब आगे चलो आज इतना ही करते हैं, वरना ज़्यादा हो जाएगा, वो काफ़ी हो गया मेरे ख्याल से आज, ठीक है। आगे कल चलेंगे, कल 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 आगे पढ़ते हैं इसमें जो है, इसके आगे कल पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना कहाँ तक हो गया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम कोई हो तो बताइए अब। बहुत आसान है, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे, ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे है भाई। में जो है, अरे भाई मेटेलिक जो है, असलम सैफी, असलम मेटेलिक, वो जो मेटल जिसमें मेटेलिक हो, जो जैसे कि आयरन कंटेंट हो, कॉपर कंटेंट हो, ये मेटल है। आयुर्वेदा में मेटल्स बहुत यूज होते हैं। जो आपने देखा होगा कि आयुर्वेदा में भस्म एक प्रिपरेशन है जो यूज होती है बेसिकली, उसमें मेटल्स होती हैं, यानी गोल्ड यूज होता है, आयरन यूज होता है, इसमें गोल्ड, कॉपर यूज होता है उसमें, यानी ये सब चीजें यूज होती है, गोल्ड, मेटल है, चमनप्राश, मेटल है ये सब, ये है नहीं। तो ये है मेटल, ठीक है। और बताइए। यस सर, ठीक है, चलो यस फिर सर, खत्म करें फिर, चलो फिर ठीक है ना, ओके, थैंक यू सर।